नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। देश के शीर्ष कारोबारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, कहा जोखिम लेकर बाजार में करें निवेश। उद्योग जगत ने की ब्याज दरों में कटौती की मांग। कांग्रेस का अहम फैसला, पार्टी संगठन में पिछड़े तबकों और महिलाओं को 50% आरक्षण 1 साल और बढ़ाया गया। सोनिया गांधी का कार्यकाल। महिला सशक्तिकरण के लिए लड़के और लड़कियों के अंतर को पाटने की जरूरत, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर बोले राष्ट्रपति। सरकार के साथ समाज की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। संसद भवन में लोक लेखा समिति की बैठक, लोकसभा स्पीकर ने दिया ऑडिट रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही पर जोर। संसद में बहस के लिए मिले अलग समय। और महानिदेशकों की बातचीत से पहले पाकिस्तान का विवादास्पद बयान, सरताज अजीज ने लगाया शर्तें थोपने का आरोप। भारत ने कहा धमकी से रिश्ते नहीं सुधरते। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से वैश्विक अर्थव्यवस्था में निराशा के माहौल के मौके तलाशने का मंत्र दिया। उन्होंने शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बैठक की और उन्होंने कारोबारियों को मौजूदा आर्थिक उथल पुथल से घबराए बिना जोखिम लेकर निवेश करने की अपील की। उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री से बाजार में पूंजी बढ़ाने की मांग रखी, जिनमें आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की मांग प्रमुख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों, बैंकरों और अर्थशास्त्रियों और सरकारी कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें वैश्विक नरमी के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से बाजार के उठापटक से डरे बिना जोखिम लेकर निवेश करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हम लोग को भी एज इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग को भी थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, हम लोग को भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक इनोवेशन की जो ड्राइव है हिंदुस्तान में, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट है, उसमें एक किस्म की जो मौका है हमारी कंट्री में, वंस इन अ लाइफ साइकिल अपॉर्चुनिटी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने काफी एम्फेसिस किया है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। ज्यादातर उद्योगपतियों ने आरबीआई से मुद्रा नीति को लचीला बनाने पर जोर दिया। इनमें नीतिगत ब्याज दरों में कटौती भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार आर्थिक सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। रोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कम लागत में उत्पादन बढ़ाने की अपील की। Most participants felt that a large number of taxation issues had been resolved, but the balance of reforms has to be carried on, and they expressed hope that GST, which was held up because of parliamentary obstruction, would move further. बैठक में शामिल उद्योगपतियों ने कारोबार को आसान बनाने और लंबित प्रोजेक्ट का भी मुद्दा उठाया। चीन की अर्थव्यवस्था में नरमी, युआन के हाल के अवमूल्यन और अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी की आशंका का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। बीते 2 हफ्ते में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। रुपया भी 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री की ये बैठक निवेशकों की आशंकाओं को दूर करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस बैठक और इसके एजेंडे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर शुभमय भट्टाचार्य। शुभमय, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके की चिंता दुनिया भर में दिख रही है, कुछ उसी तरह की चिंताओं को लेकर शायद ये बैठक कहीं बुलाई गई, लेकिन जो एजेंडा था, क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो करवाना चाहती है उद्योगपतियों से, उद्योगपति वही चाह रहे हैं सरकार से? बिल्कुल शायद ये मामला वहीं पे है कि कौन क्या चाहते हैं। सरकार चाहेंगे ज़्यादा निवेश हो और प्रधानमंत्री जिस पर एम्फेसिस लगाएं कि रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़े, और उद्योगपति को कहना है कि रिस्क से पहले कैपिटल का आवंटन होना चाहिए उसका, और उसके लिए रेट कट्स ज़रूरी है। तो मामला मोरलेस वहीं पे एक मूलभूत, मैं नहीं कहूँगा, बट सेम प्रॉब्लम को दोनों तरफ से देखने का एक पोजीशन पे आगे खड़ा है। और जिस तरीके के हालात हैं, सरकार असल में इस वक्त
डिमांड एक तरफ जो है वो अलग समस्या है, मैं कहूँ कि एक चिंता का कारण है, लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँ कि निवेश कमज़ोर होता दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में, जो शायद सरकार को इसका पूर्वानुमान लग चुका है, और जीएसटी को लेकर भी एक लग रहा था, उम्मीद थी, लेकिन वो भी संसद सत्र के चलते जिस तरीके का हाल हुआ है, किस तरीके के विकल्प हैं, क्या ऑप्शन इस वक्त सरकार है जिस पर आगे बढ़ना चाह रही हो? मैं ये नहीं कहूँगा कि उद्योग या निवेश के जो माहौल है उसमें वीकनेस आए हैं, क्योंकि अगर आप पहला, अगर मैं कैलेंडर ईयर 2015 का देखूं तो पहला क्वार्टर में जितना ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो फिगर था उससे बेटर है इस वक्त का। मैं जीडीपी का फिगर नहीं कह रहा हूँ, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस नहीं कह रहा हूँ, मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मेजर करता है, जिससे हमको ज़्यादा पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट का रवैया क्या है, उससे साफ जाहिर है कि इस वक्त में ज़्यादा निवेश हुआ है पिछले क्वार्टर में। लेकिन ये सिलसिला और जोर पकड़ना चाहिए और आगे चलना चाहिए, यही है मेजर कि उस तरफ कितने आगे और कितने जोर शोर से आगे चल सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का वादा था वो जरूर निभा चुके हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का गति बिल्कुल आगे गया है सरकारी उपक्रम में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने की जो ज़रूरत है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, बात वहीं पे है कि वो कितना जोर से आगे लगा सकते हैं। और सरकार ये उम्मीद करती कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से पीएसयू या फिर बाकी सेक्टर्स में सरकार करेगी, शायद उससे एक बूस्ट मिलेगा और जो प्राइवेट मैं कहूँ इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो सामने आएंगे, लेकिन उस कैपेसिटी के साथ वो निवेश नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तरफ तो आज का चाइना वाला चीज़ को मैं उतना ज़्यादा सामने इसलिए इस वक्त नहीं रखूँगा क्योंकि ये अभी अभी घटना घट रही है, पिछले 1.5-2 महीने से ये चल रहा है। इससे निवेश का जो सिलसिला है या निवेश का जो प्लान्स है उस पे असर नहीं आता, क्योंकि निवेश के जो प्लान्स हैं वो पहले के ही सिस्टम से बने हुए होते हैं, चल रहे हैं। इसलिए और उसमें ये आपको निवेश जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा कि पिछले साल की जो सरकार के जो सिग्नल्स थे वो ठोस थे या नहीं आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ हद तक उसमें सुधार हुआ है, लेकिन पॉलिसी में जो प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे एनवायरनमेंट लेकर प्रॉब्लम, लैंड लेकर जो प्रॉब्लम्स, उनमें क्या क्या मूलभूत सुधार हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट उसी को ही जांचने का कोशिश कर रहे हैं और तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस साल टेलीकॉम, कोल और बाकी सारे जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस में गवर्नमेंट ऑक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको कुछ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वो पैसा भी अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नया इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को तैयार कर रहे हैं, और इसलिए ये जो अभी जो हम देख रहे हैं गैप, उसमें ये गैप का वजह इन सारी चीज़ों को लेकर है। एक आखिरी सवाल सुबह कि जिस तरीके से डिमांड रही है लंबे अरसे से, मैं कहूँ रेट कट को लेकर जो एक नया एनवायरनमेंट तैयार कर रही है सरकारिया जो तैयार हुआ है पिछले 1.5 साल में, क्या आपको लगता है कि ऐसे में क्रूशियल इस वक्त वो फैक्टर रेट कट का, और अगर वो सरकार करवाने में सफल हो जाती है आरबीआई के थ्रू, तो एक बूस्टअप दिखेगा, एक तेज़ी दिख सकती है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ पॉइंट किया है, रेट कट। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी भारतीय इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का जो दौर जो भारत अर्थव्यवस्था के साथ एक तरफ जुड़ा हुआ है वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन ये जो कम हुआ है और निश्चित ही काफ़ी ज़ोर से कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक इकोनॉमी में एक सॉर्ट ऑफ रैपिड कूलिंग ऑफ का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ये रैपिड कूलिंग ऑफ, इससे इंडस्ट्री को भी झटका पहुंचता है और इससे इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलभूत जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको ज़्यादा वो बढ़ा देता है कि उनको डिमांड की तरफ ट्रिगर्स उनको नहीं मिलता है। उस कंटेक्स्ट को देखते हुए वो ज़रूर मांगेंगे, उनका मांग उचित है कि रेट्स में थोड़ा सा और लचीलापन लाया जाए ताकि उनको बैंक्स के साथ फर्दर लोन्स में उनको एक विंडो मिले, एक ऑप्शन मिले, थोड़ा सा और सॉफ्ट कैपिटल लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और उधर कारोबारी जगत के साथ जब प्रधानमंत्री की बैठक हो रही थी, और अगर शेयर बाजार की बात करें तो आज शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 25,000 के ऊपर पहुंच गया। दिन के कारोबार में 500 अंक का उछाल आया, निफ्टी 7700 के अहम स्तर पर गया और आखिर में बीएसई का सेंसेक्स 424 अंक की बढ़त के साथ 25,317 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई 129 अंक चढ़कर 7,688 पर बंद हुआ। सेंसेक्स कल 15 महीने के निचले स्तर पर था। और आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि वैश्विक सुस्ती के माहौल में निवेशक भारत को अब ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं।
India has its unique place as far as emerging markets are concerned. It's more or less considered to be safe haven. But so far the disappointment on the local front is that our corporate earnings have not shown any sign of improvement. और फिलहाल एक ब्रेक के उस बाद दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल को आज 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव को भी टाल दिया है। साथ ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया। पार्टी ने संगठन में महिलाओं और समाज के पिछड़े तबकों के लिए 50% पद रिजर्व करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने तक सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष के पद पर कार्य विस्तार दे दिया गया है। पार्टी में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था CWC ने मंगलवार को ये फैसला किया। इस फैसले से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। हालांकि पार्टी ने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं तय की है। राहुल गांधी जी कब अध्यक्ष बनेंगे, कैसे बनेंगे, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनेंगे, नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनेंगे, ये तो समय बताएगा। और हमें बहुत खुशी है और इसको हम खुशकिस्मती भी समझते हैं कि एक लीडर के बजाय दो लीडरों का हमें सहयोग और लीडरशिप मिल रही है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला भी किया कि SC, ST, OBC महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए संगठन में 50% पद आरक्षित किए जाएंगे। कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तीखी आलोचना की। made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than havabazi. हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को पार्टी की हताशा करार दिया है। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वार किया तब देश की जनता एकजुट होकर प्रगति के पथ पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे चली है। इसलिए आज अपने ध्वस्त संगठन का संरक्षण सोनिया जी ने मोदी जी पर प्रहार करके किया। कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने एक राजनीतिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें महंगाई, विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में सरकार की विफलता की बात कही गई है। कांग्रेस ने कहा कि वो GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में है, बशर्ते उनकी शर्तें सरकार मान ले। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसद का मानसून सत्र फिर से बुलाए जाने की कोशिशों को कांग्रेस के रुख से झटका लग सकता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि जब तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, संसद की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। उन्होंने देश के आर्थिक विकास को बाधित करने से जुड़े सरकार के आरोपों को खारिज किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टकराव की राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार दरअसल GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए मानसून सत्र को फिर से बुलाने की कोशिश में है और इसी रणनीति के तहत सरकार ने सत्रावसान भी नहीं किया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा लोकलेखा समिति की ऑडिट रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही पर जोर दिया है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की लोकलेखा समितियों के सभापतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोकलेखा समिति के सभापतियों के सम्मेलन के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के जरिए नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पर जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। It is very important to ensure that the government takes suitable corrective action. Otherwise,
The audit exercise may be reduced to a ritual. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा कि कार्यपालिका की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही संसद में पीएससी की रिपोर्ट पर बहस के लिए अलग से समय तय किया जाना चाहिए। I would like to suggest that in each session at least 2.5 hours should be allocated for discussion and debate on PSC recommendations vis-a-vis action taken by the ministries. लोक लेखा समिति के काम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। समिति सरकारी खर्च पर नजर रखती है। संसद भवन में जारी सम्मेलन में समिति की चुनौतियों, पारदर्शिता, सीएजी के साथ तालमेल और आम नागरिकों की अपेक्षाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रकाशन विभाग ने आज दिल्ली में महात्मा गांधी के लेख, किताब और भाषणों का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर कहा कि युवा पीढ़ी ई संस्करण के जरिए महात्मा गांधी को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तमाम लेख, भाषणों और किताबों को डिजिटल रूप में संजोया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को गांधी जी से जुड़ी इस धरोहर का ई वर्जन लॉन्च किया। उन्होंने इसे युवा पीढ़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अपने जीवन के हर पहलू में नैतिकता को एक हथियार बना लेना और किसी भी संघर्ष में उस स्तर को कमजोर ना होने देना, हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड अपनी तरफ रहे और फिर उस ताकत के साथ अपनी बात करना, ये उनकी एक क्षमता थी। इससे पहले प्रकाशन विभाग ने 1994 में ही गांधी जी से जुड़े तमाम साहित्य और लेखों का प्रकाशन किया था। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में इस मौके पर मौजूद गांधीवादी विचारकों ने कहा कि इंटरनेट की बदौलत गांधी के विचार व्यापक स्तर पर पहुंच सकेंगे। गरीबी देश में न हो, उसके लिए गांव-गांव में उद्योग पहुंचे। कितनी बड़ी फैक्ट्री करेंगे तो नहीं बनेगा, गांव-गांव उद्योग पहुंचे। दूसरी बात, और तीसरा, मनुष्य सुखी रहे उसके लिए नशाबंदी होना चाहिए। और चौथी बात, तो आज गांधी जी होते तो रिश्वत या इसको क्या भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाते। गांधी का रेलेवेंस का सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जो है वो इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि गांधी कोई मशीन विरोधी आदमी थे या ये थे, ऐसी बात है ही नहीं। गांधी जो है जो जीने की राह दिखा रहे हैं, वो जीने की राह के तात्विक मूल्य हैं, वो हर समाज में हर समय के लिए ही सही है। जानकारों का मानना है कि ई वर्जन से गांधी के बारे में फैली भ्रांतियों को भी दूर किया जा सकेगा और पाठक को सही जानकारी इंटरनेट पर मिल सकेगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। महिला सशक्तिकरण के लिए साक्षरता में लड़के और लड़कियों के बीच के अंतर को कम करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये बात कही। राष्ट्रपति ने समाज के कमजोर तबके को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए साक्षरता को अहम बताया। उन्होंने साक्षरता आंदोलन में सरकार के साथ समाज की भागीदारी पर जोर दिया। आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाता। बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच तनातनी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान पर सबसे बड़े दलित नेता होने को लेकर तंज कसा और परिवारवाद का आरोप लगाया। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के बाहर होने के बाद अब एनडीए में शामिल दलों के बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है। दलितों के नेता के सवाल पर जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान पर निशाना साधा है। आपको ऑनर के साथ हम कहना चाहते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाइए, लेकिन जो कार्य पद्धति आपकी है कि बेटा और भाई से अलग नहीं हो रहे हैं, अपने पार्टी का जो स्वरूप है उसको जरा भाई और भतीजा और बेटा के परिधि से अलग कीजिए। हम आपको इसके लिए प्रशंसा करेंगे। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने मांझी का बयान समझ से परे बताया, जबकि बीजेपी ने सहयोगी दलों के बीच मतभेद से इनकार किया है। उनके आने से हमारे गठबंधन को बहुत मजबूती मिली है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सारी बातें कही, मैं समझ नहीं पाया कि क्या वजह रही कि उन्होंने सारी बातें। मांझी जी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। कोई मांझी जी और पासवान जी के बीच में लड़ाई नहीं है। अपनी अपनी सीट पर सबका दावा होता है। कुछ सीटों पर बीजेपी का दावा है, उसी सीट पर मांझी जी का भी दावा है, उसी सीट पे पासवान जी का दावा है, उसी सीट पे रालोसपा का दावा है। लेकिन हम जब मिलकर बैठेंगे तो सबको हल कर लेंगे।
जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पिछले महीने ही सहमति बन चुकी है, लेकिन बीजेपी और सहयोगी दलों में सीट बंटवारा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ रामविलास पासवान जी मौजूद हैं, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। पासवान जी, ये बताइए कि सबसे अहम बात ये कही जा रही है कि जो मुद्दे हैं वो इस वक्त चुनाव में बिल्कुल गौण हो गए हैं और कहीं ना कहीं जाति और धर्म की बुनियाद पे ध्रुवीकरण नजर आ रहा है बिहार में। नहीं, कुछ लोग हैं जो महागठबंधन के लोग हैं, जनता दल यू है, आरजेडी के लोग हैं, ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दा को डाइवर्ट करके और ले जाएं जात पात के ऊपर में, लेकिन बिहार में इस बार चलने वाला नहीं है। दलितों के अब आप एक छत्र नेता नहीं है, मांझी जो हैं वो बड़े नेता बन के उभरे हैं और नीतीश कुमार को श्रेय दिया जा रहा है। हम लोग भाई हैं, हम लोग आपस में भाई हैं, उसमें जो है हम लोग सब हर जात की लड़ाई लड़ते हैं। खुद मंडल की लड़ाई लड़े तो मंडल कोई दलित में थुरके है, पिछड़ी जाति में आता है। आज जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति हो रही है और जिस आप अलायंस का हिस्सा हैं, क्या आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? ये जितने लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सांप्रदायिकता के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, चाहे लालू हो या नीतीश हो या कांग्रेस हो। ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कि यदि सांप्रदायिकता के खिलाफ में लड़ाई लड़ते तो 25 साल में बिहार में माइनॉरिटी की स्थिति क्यों नहीं सुधरती? क्या आप अभी ये कह सकते हैं कि एनडीए का शासन आएगा तो क्या कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता है? कि नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता हैं और एबीसीडी जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हम स्वीकार कर लेंगे। जहां तक टिकट का सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का सवाल है, हमने लोकसभा में भी टिकट दिया और जीता और असेंबली में भी हम टिकट देंगे, अच्छी संख्या में टिकट देंगे। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। पटना से आरफा खानम शेरवानी। और सीधे चलेंगे पटना, जहां से आरफा जोड़ रहे हैं इस वक्त। आरफा, नेताओं के अपने अपने दावे हैं और मैं कहूं कि गठबंधन में शामिल पार्टियां भी एक दूसरे के दावों पर अपना हक जता रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं चुनाव प्रचार को लेकर दलों की राजनीतिक बिसात को देखने की समझने की कोशिश करूं तो क्या इस वक्त तस्वीर दिखती है? कविंद्र, जितना आसान नजर आया था ये जनता परिवार के बीच, जिस तरह से आसानी से लग रहा था, कम से कम जिस तरह से मीडिया को ये दरपेश हुआ उससे लग रहा था कि बहुत आसानी से सीटों का मामला निपट गया, लेकिन उतना ही अभी कॉम्प्लेक्स, उतना ही जटिल लग रहा है एनडीए में। आज मैंने सभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे बातचीत की, सुशील मोदी से भी बातचीत की, रामविलास पासवान से भी बातचीत की, चिराग पासवान से भी बातचीत की। ऊपरी सतह पर ये एक कॉस्मेटिक तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि कोई तनाव नहीं है, लेकिन वाकई इसमें काफी तनाव है घटक दलों के बीच और माना यह जा रहा है कि एक बड़ी जो है ये फांस फिलहाल एनडीए में नजर आ रही है। अगर देखें मांझी और पासवान के बीच तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी एक है। दलित सीटें जो हैं, दलित प्रभावित जो मेजॉरिटी सीटें हैं, जहां पर पासवान और मांझी दोनों एक तरह की सीटें चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा कि वो चाह रहे हैं 150-160 सीटें जो हैं उन्हें मिल जाएं, ये भी उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने जा रहा है। कविंद्र जी बिल्कुल आरफा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहाँ से फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो साफ है कि सीट बंटवारे को लेकर जो बताया जा रहा है कि बड़ा पेच अभी फंसा हुआ है सहयोगी दलों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के महानिदेशक स्तर की बातचीत बुधवार से दिल्ली में होगी। ये 13 सितंबर तक चलेगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच बातचीत को अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि सीमा पार से लगातार हो रही बयानबाजी अच्छे संबंधों के लिहाज से ठीक नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि धमकी से रिश्ते नहीं सुधरते। रिजिजू पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज की टिप्पणी पर जवाब दे रहे थे। सरताज अजीज ने आज कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए शर्तें थोपना चाहते हैं। धमकी से रिश्ता सुधारना मुश्किल है, प्यार से बात करने से रिश्ता सुधरता है। इसलिए हम लोग इस तरह जो बातें करते हैं उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। शीना मर्डर केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। अहमद जावेद को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। लेकिन शीना मर्डर मामले की जांच पूरी होने तक राकेश मारिया इन्वेस्टिगेशन हेड बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को ऋषिकेश जाएंगे। प्रधानमंत्री ऋषिकेश में स्वामी दयानंद गिरी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला उत्तराखंड दौरा होगा।
आज अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कॉल ड्रॉप मामले में ट्राई के चेयरमैन के साथ मुलाकात की। उन्होंने दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने बीफ की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब मुंबई में 4 दिनों के लिए मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये रोक जैन समुदाय के आने वाले त्योहार के मद्देनजर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगडोरिया को जमानत दे दी है। बगडोरिया पर महाराष्ट्र के बांडेर कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता का आरोप है। फोर्ब्स एशिया की सूची हीरोज ऑफ फिलैंथेरेपी यानी परोपकार के नायकों में 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। 7 में से 3 व्यक्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। नगा शांति समझौते के वार्ताकार RN रवि ने आपसू के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि नगा शांति समझौते का अंतिम मसौदा तैयार करते समय राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। थाईलैंड पुलिस ने बैंकॉक धमाके मामले में सोमवार को हिरासत में लिए गए दोनों भारतीयों को आज रिहा कर दिया। पुलिस ने इन दोनों को सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद गिरफ्तार किया था। यूएस ओपन के मिक्स डबल सेमीफाइनल में रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस का मुकाबला होगा। साथ ही ये भी तय है कि मिक्स डबल्स फाइनल मुकाबले में एक भारतीय जोड़ी जरूर होगी। आज पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गीतकार, संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका का जन्मदिन है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, फिल्म निर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 2011 को हुई थी।